तो दूसरे फेज में 12 राज्यों की 12 रियासतों की 95 सीटों पर लोग वोट डाल रहे हैं। इस वक्त कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कई जगह लंबी लंबी कतारें हम देखते हैं, जनूबी हिंद में, दक्षिण में, अभी आपने बेंगलुरु में देखा, बेंगलुरु सेंट्रल वगैरह में अच्छी भीड़ है। तो इधर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं, मथुरा वृंदावन भी हमने आपको दिखाया था, तो हेमा मालिनी का ये चुनाव क्षेत्र है और वहाँ पर बड़ी कम भीड़ थी। तो बहुत सारी चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। मतदाता का दिमाग क्या उसमें चल रहा है ये तो 23 मई ही बता पाएगी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और अगले जो दौर हैं उनमें क्या मुद्दे होंगे। मुद्दों को कहीं ना कहीं फिर डाइवर्ट करने की भी कोशिश अपने ढंग से जारी है। मैं प्रोफेसर राजवीर सिंह जी के पास आना चाहूँगा, राजवीर शर्मा जी के पास, माफ़ कीजिएगा, सीनियर हमारे सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मौजूद हैं। सर, ये जो ज़्यादातर सीटें हैं आज जहाँ वोटिंग चल रही है, नॉर्थ से लेकर जनूब तक, वहाँ पर किसानों का भी बड़ा प्रभाव है, उनके भी बड़े मसले हैं, मसाइल हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो किसानों के नाम पर ही या उनके मुद्दों को लेकर के चुनाव हुए और राजनीतिक पार्टियों ने जीते हों, ये भी ऐसा नहीं है। उनका मुद्दा कहीं ना कहीं हाशिए पर चला जाता है, दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं, चाहे वो पोलराइजेशन हो और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ के इन 92 सीटों की अगर हम बात करें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, किसानों के मुद्दे बड़े क्या हैं और क्या ये मसले, अगर बीजेपी की सरकार ने उन्हें किसान सम्मान निधि दी है तो दूसरी पार्टियों के अपने वादे हैं उनको लेकर के, उस पर वो सोच रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे क्या? देखिए, दो तीन चीज़ों को हमें समझना होगा। एक तो ये कि एक तरफ तो वादे हैं और दूसरी तरफ असलियत में किए हुए काम हैं। मान लीजिए जैसे अभी 6,000 की जो सम्मान राशि जिसकी आप बात कर रहे थे, एक तरफ तो वो 6,000 रुपये सीधे किसानों के, जो छोटे किसान हैं, जो मझले किसान हैं, उनके अकाउंट्स में पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ है जहां पर वायदा है कि हम ये करेंगे। अब करेंगे वो तब करेंगे जब सरकार में आएंगे तो ना, या सरकार में नहीं आए तो। इसलिए एक तो ये कि किसान के जो मसले हैं वो किसान, सीमांत किसान के अलग हैं, छोटे किसान के अलग हैं, और जो बड़ा किसान है उसके अलग हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं जब आप कर्ज माफ़ी की बात भी करते हैं तो कर्ज माफ़ी का जो विशेष फ़ायदा पहुंचता है वो केवल बड़े और रिच किसान को ज़्यादा पहुंचता है। जो मझला किसान है, जो छोटा किसान है, वो पहली चीज़ तो बैंक से पैसा ही नहीं लेता, है। और दूसरे, जब वो बैंक से पैसा नहीं लेता तो उसको उतना फ़ायदा उसको पहुंचता नहीं है। और जो हिंदुस्तान में अगर आप जनरल देखें तो ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को अगर आप मिला दें तो लगभग 70% किसान यही है। उनकी जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है हिंदुस्तान में वो बहुत कम है। इसलिए ऐसे किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिले, उनके बीज आदि के लिए पैसा मिले, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, उनके जो किसान की खेती है उसका डाइवर्सिफिकेशन हो, उनके और आमदनी के दूसरे साधन बने। ये बहुत सारी जरूरतें हैं जो कि किसी भी सत्ताधारी दल को, चाहे वो कोई भी हो, एड्रेस करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो चुनाव का गणित लगाया जाता है, मुझे लगता है वो चुनाव केवल गणित के माइनस और प्लस पर नहीं होते हैं। केमिस्ट्री भी होती है और केमिस्ट्री के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं किस तरीके से हल की गई हैं, एड्रेस की गई हैं, इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और एक बात और बता दूं आपको कि हिंदुस्तान का गरीब भी देशभक्ति में बहुत विश्वास करता है। अमीर चाहे उसको एक लाइटली ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी सबसे ज़्यादा देशभक्ति होता है। और जब आप देशभक्ति की बात करते हैं तो चाहे वो कोई भी हमारी, चाहे 65 का वार हो, जब 65 का वार हुआ तो हिंदुस्तान में ऐसी लहर खुशी की दौड़ी, और खासतौर पर जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग थे, ऐसे खुशी की लहर दौड़ी जैसे पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जीता। ऐसे ही 71 में जब हम वार जीते तो खुशी हुई। ऐसे ही जब अब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बालाकोट हुई, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि मध्यम वर्ग और जो छोटा और गरीब वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ी। और जिन लोगों ने उसका आलोचना की, जिन पार्टियों ने उसमें सबूत मांगे, उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट खड़ा हुआ, उसके खिलाफ एक विरोध खड़ा हुआ। उस विरोध को हम शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब वो कितना है, जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे
कि भाई वो अब थोड़ा धीमा पड़ गया, मुझे तो पता नहीं धीमा पड़ गया कि और तेज हो गया, लेकिन ऐसी बातों का बहुत बीजेपी असर को अब पड़ता है। दूसरे तौर तरीके अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना, इसलिए सवाल उठता है। मैं क्योंकि हम देखते हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को उतार करके बहुत बड़ा दूसरा मैसेज देने की कोशिश हुई। इसका मतलब आपके कुछ मुद्दे जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, आपके अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बात एक खत्म कर दूं 2 मिनट में, कि ये कहना, अगर आप मान लो किसी भी एक वर्ग को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, जैसे आजम खान ने की, जैसे सिद्धू ने की, जैसे मायावती जी ने की, या दिग्विजय ने की, इस तरीके से अगर केवल मुसलमानों के वोट मांगोगे तो उसका रिएक्शन फिर हिंदू में भी तो हो सकता है, दूसरा वर्ग भी अपने आप में पोलराइज होगा। तो इस बारी पोलराइजेशन की कोशिश जो विरोधी दल कर रहे हैं, उसमें चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन हिंदू में भी पोलराइजेशन होगा, हिंदू में भी वो सोच आएगी। और इसलिए चुनाव, मान लिए 2 सीट में मुसलमानों का बहुमत हो सकता है, और बाकी में तो अगर इसी गणित को हम लगाएं तो बाकी में क्या होगा? ठीक है सर। दीपक, आपको सर की बातों से कुछ इत्तेफाक नहीं तक, आपके एतराजात क्या हैं, जरा वो रखिए, फिर मैं जयराम के पास आऊं। जी बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे हो रही थी किसानों की समस्या की बात, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो किसान हैं उसमें से 6% किसान, जैसे कि बीजेपी आजकल एमएसपी को लेकर के काफी आंकड़े पेश करती रहती है, तो मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि 6% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का जो लाभ मिलता है, लेकिन एमएसपी में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन्होंने बस A2 और FL एट्रीब्यूट्स पे ही एमएसपी दी है, C2 एट्रीब्यूट्स पे एमएसपी नहीं दी है। अगर ये C2 एट्रीब्यूट्स पे एमएसपी देते तब जाकर के किसानों को डायरेक्ट फायदा होता। इनके एमएसपी से 6% किसानों को फायदा हो रहा है, बाकी 94% किसान जो है डायरेक्ट मार्केट पे डिपेंडेंट है, जिससे कि किसानों की हार बदहाली आप देख सकते हैं। आए दिन इनके आंकड़े देने के बाद भी किसानों की आत्महत्या में कोई रुकावट नहीं आई है, उनकी बदहाली में कोई रुकावट नहीं आई है। वो जैसे बदहाल पहले थे, गठबंधन ने ठोस क्या रखा किसानों के लिए, क्या प्लान रखा? आप लोगों ने भी तो कोई रखा होगा ना। मैं बताऊं, हमारी सरकार जब थी, जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, जब हमारी सरकार उसके बाद गई, तब तक हम लोग गन्ना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान जो लोग होते हैं गन्ना किसान होते हैं। हमारी सरकार जाते जाते उस हम लोग गन्ना का पूरा भुगतान करके गए थे। तो हम लोग उसी वादे पे आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े किसान हैं, गन्ने के किसान हैं, हम आएंगे सबसे पहले, जो इस समय उत्तर प्रदेश में वर्तमान 15 लाख करोड़ गन्ने का कर्ज है उसे हम पूरा करेंगे। और हम किसानों के हालात, जैसे कि पिछले हमारी सरकार थी तो हम लोग चीनी मिल लगवाए थे और सब काफी सुविधाएं पब्लिक क्षेत्र में जो मुजफ्फरनगर में और इधर सहारनपुर वगैरह में जब गन्ने का बड़ा बेल्ट है, वो लोग तो कह रहे थे कि जी बहुत सारी चीनी मिल मायावती के दौर में बंद हुई, और इधर ये सेंट्रल में जो सरकार आई है इन्होंने ये काम कराना शुरू किया, पेमेंट देना शुरू किया, और ये जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार है उसने काम किया। 1 साल का बकाया है, बाकी मिल रहा है। पहले से बेहतर हालात हैं, वो ये कह रहे हैं पहले से बेहतर हालात हैं, अभी भी अच्छे नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुद मेरठ में बोलना पड़ा था कि किसानों का हम पेमेंट, अभी उनकी जो पहली रैली हुई थी वहां से वो पूरा एड्रेस किया था उन्होंने पश्चिमी यूपी को। उन्होंने ये कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को पटरी पर लाया जाए और हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके पेमेंट बकायदा। अभी भी मुश्किल है, वो भी मान रहे हैं, लेकिन हम उसको बेहतर करें। तो हमने किसानों से बात की तो वो कहते पहले से तो बेहतर है। तो ये तो है, मायावती जी के दौर में कई चीनी मिल बंद हुई, ये भी एक सच्चाई है। चीनी मिल बंद हुई, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहा था जो कर्ज की, जो किसानों का कर्ज था, उस समय आप अगर डेटा उठा के देखेंगे, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलती है अपने भाषण में कि हमारे समय में हमने सारा किसानों का जो कर्ज था अदा करके हम लोग, हमारी सरकार गई तो माने जी उस बात को, किसान मानते हैं। आप देखिए किसान मानते, उसके बाद हमारी सरकार, आप ये भी तो देख लीजिए, 7 साल पहले थी, उसके बाद सरकार आई है, उसके 2 साल से 2 साल, उसके बाद 2 साल से बीजेपी भी है। आप देख सकते हैं, ये कोई जो किसानों की समस्या होती है 1 साल एक फसल में आ जाती है, तो किसानों की समस्या, आप हमारी बात होती है कि हम लोग किसानों के लिए किसान बीमा योजना कर दी। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसान बीमा योजना में आप एक स्टेट, महाराष्ट्र के स्टेट का आंकड़ा देना चाहता हूं कि सूखा हुआ हो, वहां पे सूखा ग्रसित हुआ था, वहां पे 173 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें बस खाली 30 करोड़ रुपए किसानों को मिले, 140 करोड़ जो है डायरेक्ट कंपनी को मिले। वो भी कंपनी कौन है आपको बता दे रहा हूं कि ISR और रिलायंस कंपनी है, जिसे किसान बीमा योजना का डायरेक्ट लाभ दिया जाता है। ये किसान बीमा योजना नहीं है, डायरेक्ट कारपोरेट को फंडिंग की जा रही है, ऐसी बीमा योजना है। और आपको मैं बता दूं, किसानों के फसल नुकसान होता है तो आप बताइए कौन जाता है मुआयना करने, या जो उसको एनालिसिस करने कौन जाता है? आप बता, एक 12th पास करके जो लोग लेखपाल बन जाते हैं, वो लोग जाते हैं एनालिसिस करने। आप बताइए वो कैसे मेजर करेंगे, उनके पास क्या आंकड़ा है? वो पूरे गांव का, जहां पे 10% नुकसान होता है, जहां 90% नुकसान होता है, सबको एक माप में मापदंड कर देते हैं। बताइए किसानों का हाल कैसे सुधार में आएगा? ठीक, और ये तस्वीरें भी हम दिखाते चल रहे हैं। मेनका गांधी ने आज नॉमिनेशन दाखिल किया है, पूनम
सिन्हा ने आज लखनऊ से नॉमिनेशन दाखिल किया है। गठबंधन की उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो लड़ रही। शत्रुघ्न सिन्हा खुद उनके साथ मौजूद थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन की, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और खूब तारीफ कर रहे थे अखिलेश यादव की। कांग्रेस को कुछ एतराजात हैं कि भाई आप क्यों समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है वो और कांग्रेस का कहीं जगह आमने सामने है, तो आप वहां पर जाके कर क्या रहे हैं। तो उनका कहना नहीं, मैं तो रहूंगा अपनी पत्नी के साथ और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। तो ये भी एक बड़ी मुसीबत है। ये वंशवाद और ये जो पारिवारिक मामले हैं ये कहीं ना कहीं पार्टियों की गाइडलाइन से भी बाहर निकल जाते हैं। चलिए जयराम विप्लव, आप लोगों ने जो काम किसानों के लिए किया है, दूसरे मुद्दे हैं आपके, वो जब आप लोगों को लग रहा है कि उस पर लोग राष्ट्रवाद भी कहीं ना कहीं, जो अंबिकानंद साय जी भी कह रहे थे इससे पहले आके कि जो तमाम चीजें अब आपके हाथ से निकल रही हैं, आपने बहुत माहौल बनाने की कोशिश की, तो अब आप जो है अपने पुराने कारोबार में वापस लौट रहे हैं और वो है पोलराइजेशन। आप लोग कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को लड़ाओ तो एक मैसेज जाएगा, पूरे देश में अलग मैसेज जाएगा, पूरे रीजन में अलग मैसेज जाएगा और धीरे धीरे पोलराइज करते जाओ। उसके अलावा आप कोई हथकंडा या हथियार बचता नहीं है। ये भी विपक्षी दल आप लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अच्छा है, मेरे पास बहुत सारा जवाब है। 2-3 बिंदुओं पर अभी चर्चा हो रही थी, मैं उसमें एक एक करके उत्तर देता हूं। देखिए, अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी का जिक्र आया और आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि परिवार उनका, जब ये उनसे पूछा गया कि वो क्यों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी पत्नी के प्रचार में गए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी से ऊपर परिवार है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में जाते ही देखिए कैसे उनका वैचारिक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। हमारी पार्टी में थे तो नारा देते थे नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। आज कांग्रेस में जाते ही कह रहे हैं कि परिवार पार्टी से ऊपर है, देश से भी उनकी पार्टी ऊपर हो गई। तो एक तो ये अंतर आप देख लीजिए, वैचारिक चरित्र में क्या अंतर है। अब रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए जो वायदे किए गए और जो बातें कही जा रही हैं कर्ज माफी को लेकर के, तो इतिहास में तुलना किया जाएगा। अभी लोग 10 वर्षों के यूपीए के इतिहास को देखेंगे और ये जो 5 साल अभी सरकार में मोदी जी की सरकार है उसका तुलना करेंगे और देखेंगे कि जो मोदी सरकार पीएम किसान निधि लेकर के आई है उसके माध्यम से केवल 5 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं और दूसरी तरफ 10 वर्षों में मात्र 72,000 करोड़ रुपए माफ यूपीए के शासनकाल में हुआ था। जमीन पे कितना उतरा उसको छोड़ दिया गया है। दूसरी चीज, हमारे मित्र बहुत सारी बातें कह रहे थे किसानों को लेकर के, वो या अगर उन्होंने किसानों के लिए इतना अच्छा काम किया था तो उनको सत्ता से जाना नहीं पड़ता। अगर हमने काम नहीं किया तो जनता हमें भी माफ नहीं करेगी, लेकिन जिन्होंने 55 वर्षों से अन्याय किया और आज न्याय की बात, ये बात जो आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ता हुआ दीपक जी के पास एक सवाल ले लेता हूं। दीपक जी, आपने बताया कि मायावती जी के दौर में किसानों के लिए बहुत काम हुआ, आपने बताया बहुत आप लोगों ने कर्जों को लेकर के काम किया। आपके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप उनके साथ में, उन्होंने अच्छा काम किया था क्या किसानों के लिए? ये जरा बताएंगे क्या? बिल्कुल, जैसे आप समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया किसानों के लिए? बिल्कुल, आप अखिलेश जी को सुनते तो उन्होंने काफी किसानों के लिए, जब वो बात करते हमेशा गन्ना की किसानों के लिए उन्होंने स्पेसिफिक बात की। अब जब एक योगी जी की रैली थी, अब जब नूरपुर का चुनाव हो रहा था तो उस समय योगी जी जब वहां गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी रैली किए थे, तब उन लोगों ने गन्ना किसान की बात कही थी कि हम लोग गन्ना किसान के लिए करेंगे। तब अखिलेश जी ने काफी अपना आंकड़ा दिया था कि हमने इतना किसानों के लिए किया है। अब उनकी सरकार, जब समाजवादी पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया था तो फिर विधानसभा में आप उन लोगों से इलेक्शन क्यों लड़े थे अलग अलग? उसी समय हो जाते हैं बीजेपी से मुकाबला। देखिए क्या होता है, समय की काम, अगर आपको अभी लग रहा है कि बहुत अच्छा हर चीज में वो परफेक्ट थे, आप भी परफेक्ट है, तो मिल जाते उसी वक्त। इमरान भाई, फिर किसानों के इन बेल्ट्स में इनको कितनी सीटें मिली हैं विधानसभा में? उनको मिलती ना, विधानसभा में उनकी सरकार थी तो राज्य सरकार के कामकाज पर सपा लौटती वापस। क्यों नहीं लौटी भाई? आपकी सरकार क्यों नहीं लौटी? ये भी बड़ा सवाल। जवाब दूंगा। एक और छोटा सा प्रश्न, क्या आपके शासन काल में आईएएस और आईआईएम आईआईटी के पढ़े हुए लोग नीचे सर्वे करने जाते थे? सरकार का जो तंत्र आपके समय में था वही आज भी चल रहा है। तो केवल सरकार बदल गई और कुछ भी बोल देना है, ऐसा नहीं चलता। किसान, इमरान भाई, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कभी सेंट्रल में नहीं रही है कि जो इस टाइप की ये बात कर रहे हैं। मैंने प्रश्न उठाया कि बताइए, देखिए सुनिए ना, हालत आप खुद बता रहे हैं कि किसानों की खराब है और वो सुनिए ना, वो जो है आपको इसलिए वोट करेंगे। लेकिन यूपी की अगर हम बात देखें, कभी आपकी रही, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बसपा की, समाजवादी, यही चलता रहा ना। तो फिर हालत, और देखिए आपको किसानों ने दोनों को नकारा, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप दोनों ने अच्छा काम किया था तो पहले ही एक हो जाना था। मतलब आप किस तरह से किसानों को बेवकूफ बनाएंगे? थोड़ा उस पर रोशनी तो डाली। नहीं, किसानों, आप सबसे पहले प्रश्न गलत। आप किसानों को यहाँ कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है। आप ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते कि किसानों
वालों को हम बेवकूफ, क्या यहाँ पे पार्टियां आई हैं बेवकूफ बनाने के लिए आई हैं? बीजेपी क्या करने के लिए आई है? नहीं भाई, किसान कह रहे हैं हम लोगों के बीच गए, नहीं बेवकूफ मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। सुनिए सर, दोनों को नकारा है, दोनों को नकारा है, दोनों पार्टियों ने नकार दिया सर, नकारा है, मैं मानता हूं। 72,000 करोड़ रुपए का और उसके बाद वो पार्टी सरकार ने सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों के खाते में पहुंचाया। कैसे नहीं है बेवकूफ बनाने वाला काम? बेवकूफ बनाने वाला काम है। आप बताइए, आप किसानों के लिए क्या किए हैं? बताइए डायरेक्ट। अरे बता रहे हैं 6 महीने पहले कोई चुनाव जीतने के 6 महीने पहले चुनावी देश के इतिहास में पहली बार जयराम, ठीक है, दीपक ठीक है, राजवीर जी, जो शब्द आया ना किसानों को बेवकूफ बनाना, आपको लगता है कौन ज्यादा बना रहा है? अगर किसान की हम बात करते हैं तो हम जाते हैं किसानों के बीच में, कहते हैं जी सबने छला है, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो यही बता दीजिए राजवीर जी, आप एनालिसिस करके कौन छल रहा है या किसने मलहम लगाया, ये तो बताइए। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो इतिहास के संदर्भ में एक ठीक इस्तेमाल है। उसका कारण ये है कि अगर मान लो ये पार्टियां जो केंद्र में भी और राज्य में भी रहीं, जो अभी हमारे युवा मित्र कह रहे थे कि हम तो कभी केंद्र में रहे नहीं, अभी जो यूपीए की सरकार थी उसमें मायावती जी समर्थन करती थी और मायावती उसका इस तरीके से हिस्सा थी। और अगर मान लो वो कई दफा यूपीए की सरकार को बचाने में मायावती जी का बहुत अहम रोल रहा है, तो इसलिए ये होता है बेवकूफ बनाना कि आप यहाँ पर चैनल पे बैठे हैं और चैनल पे बैठ करके ही झूठ बोल रहे हैं कि हम सरकार में नहीं रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समस्याएं किसानों की कभी भी सीरियसली पिछले 70 सालों में अगर आप देखें तो किसकी सरकार ज्यादा रही? आपके ही समर्थकों की या आप लोगों की समर्थन से बनी हुई सरकारें रही। तो अगर वो इतनी ही किसान हितैषी थी तो फिर किसान इस बदतर हाल में क्यों है? ये पूछेगा किसान और दूसरे लोग भी पूछेंगे, और अगर आप जवाब नहीं दोगे तो फिर हम वो ये कहेगा कि हाँ साहब आप बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए कहते हैं कि भाई आप जो भी बात कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकला? हम एक वायदा कर दें, उस वायदे को निभाया नहीं। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आज भी किसानों की जो समस्याएं हैं वो हर क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। जैसे मान लो जहां पर ड्राउट प्रोन एरियाज हैं वहां पर किसानों की समस्याएं अलग होंगी, जहां पर सिंचित क्षेत्र है वहां पर किसानों की समस्याएं अलग होंगी, उनकी मंडी की समस्याएं होंगी। वहां पर तो पानी की समस्या है, ड्राउट एरिया जो है वहां पानी की समस्या है, और जो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर मंडी की समस्या है कि उनकी उत्पादन खूब है तो उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए उनको उचित दाम मिले और वहां पर उनको पानी मिले। जैसे महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही, बहुत लंबे समय तक। उन्होंने वहाँ की जो लॉबीज हैं और खासतौर पर जो वहाँ की कॉटन लॉबी है और वहाँ की ग्रेन वो जो गन्ना उत्पादन की लॉबी है, उसने कभी पानी को ड्राउट प्रोन एरिया में जाने ही नहीं दिया, और वहाँ पर सरकारें उन्हीं के चक्कर में खेलती रहीं। और इसीलिए विदर्भ जैसे जो एरियाज हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी वहाँ पर गरीबी है, क्योंकि उनकी ध्यान दिया ही नहीं गया। आवश्यक। और 2014 के लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो शरद पवार जी का जो गन्ना बेल्ट था पूरा, इनका जो इलाका मराठवाड़ा का वो पूरा, उसमें पूरी सफाई हो गई थी, इनकी अच्छी खासी सफाई हो गई थी। वही रीजन था, वो मोदी लहर होगी, लेकिन ये बात भी थी, ये भी एक सच्चाई है। इसलिए बैलेंस तरीका अपनाना पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों में जिस चीज की जरूरत है, पहली आवश्यकता है, वो उनको मिले। इमरान भाई, मैनिफेस्टो में देखिए किस तरह से हमारी पार्टी ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ ये वायदा किया कि अगली सरकार बनते ही हम पानी के ऊपर एक नया मंत्रालय बनाएंगे। पानी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। तो घोषणा पत्र को ही देखिए, वादे ही कर रहे हैं, तो वादे कौन से धरातल पर आने वाले हैं, लोगों की वास्तविक समस्याएं क्या है। अब आपने मुझसे प्रश्न किया था कि बीजेपी अपने पुराने खेल में आ गई है, पोलराइजेशन की, तो मैं उस मुद्दे पर मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूं अपनी ओर से। आप शायद जानते होंगे, देखिए ये खेल शुरू किसने किया? दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाना, दिग्विजय सिंह को
उम्मीदवार जब आप बनाते हैं तो दिग्विजय सिंह का इतिहास और उनका जो पिछला काम है वो किस लिए जाने जाते हैं ये देखा जाएगा। आपने खुद दिग्विजय सिंह वही शख्स हैं जो मुंबई हमला होने के बाद अजीज बर्नी नाम के एक पत्रकार ने किताब लिखी, आरएसएस की साजिश बताया गया 26/11 हमले को, और उस किताब का विमोचन करने वाले कौन? दिग्विजय सिंह। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बार बार बल देने वाले कौन? दिग्विजय सिंह। सोनिया माता जार जार रो रही थी बटला हाउस इनकाउंटर पर, यह बताने वाले कौन? दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह लगातार इस देश में सेहत के ग्राउंड पर बेल ली हुई साध्वी प्रज्ञा जी, सेहत के ग्राउंड पर बेल ली हुई साध्वी प्रज्ञा जी अब लोकसभा का चुनाव मुस्तैदी से लड़ रही हैं। अवाम ये भी तो देख रही है ना। वही मैं दूसरी तरफ बता रहा हूं ना, दूसरी तरफ एक तरफ ये व्यक्ति है जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को चला करके हिंदू भावना को आहत करने वाला है, और दूसरी तरफ एक महिला, एक साध्वी जिसको साजिश के तहत फंसा करके उसको कोर्ट ने उसको आरोपित किया है, कोर्ट ने उसको आरोपित किया है, और उसको महिला साध्वी कहेंगे आप? जब तक आरोपित किया है उसे पता होना चाहिए आपको। अभी पूरी तरह से बाहर, अभी पूरी तरह से पूरी तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, और सेहत के नाम पे बेल लेकर के आके चुनाव लड़ रही है। आप लोकतंत्र की हत्या करने के लिए चुने हुए हैं, और आप यहाँ बैठ के देश की आप निर्णय नहीं करेंगे ना, ये चुनाव आयोग और इस देश का कोर्ट तय करेगा। आप जाइए उम्मीदवारी के विरुद्ध आप साध्वी प्रज्ञा, नहीं, मेरा सवाल एक मिनट। आपका ये बहन मायावती जी ने जो बयान दिया था कि इस देश के मुसलमानों को महागठबंधन के लिए वोट करना चाहिए, देश के मुसलमानों को नहीं, पहले आप अपना सुधारिए। नहीं, दीपक जी पहले अपना दामन देख लीजिए। नहीं, एक मिनट जयराम मायावती जी को देखिए, मायावती जी को बाकायदा इलेक्शन कमीशन के तौर पर सजा मिली, उनको प्रचार से रोका गया। किस बयान के लिए? पोलराइजेशन के लिए, सांप्रदायिक तौर पर। जब आप करें, नहीं दीपक जी, अगर आप करें तो वो सेकुलरिज्म, आप करें तो वो सेकुलर, वो करें तो सांप्रदायिकता। ये कैसी लाइन है? ये कैसी लाइन है दीपक जी? आपको पता है राजस्थान चुनाव में योगी ने किया था शुरू, साध्वी प्रज्ञा जी के तो शुरू अगर कोई भी करे तो फिर अपने आप को आप सेकुलर कहने वाले अगर वो कर रहे हैं तो आप भी उस लाइन को पकड़ेंगे। हमने उस लाइन को नहीं पकड़ा, हमने सीधे बताया था। तो आप दोनों बोलिए, फिर हम सांप्रदायिक हैं। चुनाव आयोग ने बोला, चुनाव आयोग को उसी समय बताया गया था। हमने उत्तर प्रदेश की जनता और सहारनपुर की जनता को देखिए एक मिनट जयराम, डिबेट जो है, डिबेट को हम अपने कंट्रोल में रखें। एक बात, मैं आप लोगों की लाइन पर नहीं चलूंगा, मैं अपनी डिबेट को हाईजैक नहीं होने दूंगा, ठीक है? मैं अपने मुद्दे पर आऊंगा। मेरा दीपक जी सर दीपक जी से बस ये सवाल है कि वो अगर सांप्रदायिकता करते हैं जिसका कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप क्या उसी रास्ते को पकड़ेंगे? क्या आप तो अपने आप को सो कॉल्ड सूडो सेकुलर बताते हैं ना अपने आप को? जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त नामांकन अखिलेश यादव करते हुए, इस वक्त अखिलेश यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करते हुए, और उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर भी नजर आ रहे हैं। और ये गठबंधन इत्तेहाद इस वक्त बीएसपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान हुआ है, और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करते हुए, कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको बता दें। निरहुआ को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ। भोजपुरी फिल्मों के सुपरहिट अदाकार निरहुआ को इस वक्त चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा गया है, और यह मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। तो इसी तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। जी सलाम पर लगातार सुबह से इलेक्शन दूसरे मरहले की वोटिंग का
कवरेज जारी है और हम लगातार बात कर रहे हैं, मुल्क भर के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आज शुमाल से लेकर जनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक वोटिंग चल रही है और बहुत अहम बात, कुछ ही वक्फा अब बाकी है वोटिंग को लेकर के और इसके बाद आखिरी तक जो शख्स कतार में खड़ा होगा उस वक्त तक वोटिंग चलेगी। 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो कतारें लगी होंगी तो आखिरी वोटर अपने वोट का इस्तेमाल न कर ले तब तक ये कतार जारी रहेंगी। तो अखिलेश यादव ने भी नॉमिनेशन दाखिल किया। आज हम बता दें आपको, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से पूनम सिन्हा ने भी नामांकन दाखिल किया है और मेनका गांधी ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि दूसरे मरहले में वोटिंग परसेंटेज अभी तक का अगर हम देखें 4 बजे तक का आ गया हमारे पास। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 50.12% वोटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और दूसरे मरहले में मगरिबी बंगाल में 65.59% वोटिंग दूसरे मरहले में 4 बजे तक।